नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। आलू की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रॉयलर मुर्गियों का आहार प्रबंधन। हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिले, इसके लिए आपको फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक भूषण प्रसाद सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। जो हम आज बात करने जा रहे हैं आपके साथ, वो आलू की खेती में किन किन बातों को ध्यान में रखें। आलू की फसल तो आप लोग लगा चुके होंगे, उसमें खरपतवार नियंत्रण पे काफ़ी ध्यान देना होगा कि हमारा जो फसल है, जो हमारा खेत है, उस वक्त वो खरपतवार से मुक्त हो। मैकेनिकल वीडिंग जो हाथ से निकाई गुड़ाई जो करते हैं, उसको हमको खरपतवार मुक्त किसी भी रूप में रखना है, जो कि हमारे उपज को काफ़ी प्रभावित करता है। उसमें जो है उर्वरक का प्रबंधन, उर्वरक आप पहले डाल चुके होंगे और अभी जो फिर से उर्वरक उसमें ज़रूरत पड़े जो पड़ती है, उसमें आप यूरिया का भुरकाव जो करेंगे, मिट्टी चढ़ाने का जो काम है वो आवश्यक है। जो सही ढंग से हमारा कोई भी जो ट्यूबर है, मतलब ये है आलू का बीज जो है हमारा, वो बाहर नहीं रहे, दिखे नहीं, उस पर मिट्टी चढ़ा दें। और जो उसमें है, हम उर्वरक के रूप में यूरिया का व्यवहार उस वक्त मिट्टी चढ़ाते वक्त एक बार उस जगह कर लें। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न, जिसे लीफ कर्ल रोग के नाम से जाना जाता है, काफी देखने में आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोग ग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं। इसके बाद जो आती है बीमारी के रूप में अर्ली ब्लाइट जो है, वो काफ़ी इसको प्रभावित करता है हमारे आलू के फसल को। तो अर्ली ब्लाइट के जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसको आप देख लें कि जो उस पे जो पत्ते पे आपको भूरा और काला कलर का जो है धब्बा एक बन जाएगा, वो रहेगा। पूरा जो पत्ता है वो पीला दिखेगा और वो मर जाएगा फिर। और जो हमारा आलू है उसमें भी ये दिखता है, जो बीज है उसमें भी ये चीज़ दिखता है। तो हमको इससे बचाव करने के लिए जो भी इसका रेसिस्टेंट वैरायटी है उसका यूज करना चाहिए। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम या डायमिथोएट 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान कृषि सह व्यवसाय को अपना रहे हैं। जिसमें बातें करें ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन की, तो यह बहुत कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। लेकिन इससे अधिक लाभ लेने के लिए इनके आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मुर्गी पालक मुर्गियों को संतुलित आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। आज हम चर्चा करेंगे ब्रायलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर। ये ब्रायलर मुर्गियों में आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी उत्पादन की कुल लागत का करीब 70 से 80% इनके आहार पर ही खर्च होता है। अगर आप इनका आहार अच्छा रखेंगे, इनका दाना अच्छा रखेंगे, तो इनमें वृद्धि दर बहुत अच्छी रहेगी और आपको कम से कम दाने में अधिक से अधिक वजन की मुर्गी प्राप्त होगी, जिससे कि आपका लाभ भी अच्छा रहेगा। मुर्गी पालन में आहार प्रबंधन बहुत अहम है। साथ ही सबसे ज्यादा खर्च भी इसी पर होता है, जो कि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वहीं जब आहार में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुर्गियों को कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो आहार हम दे रहे हैं उसमें सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन शामिल हो। नियमित पोषक तत्वों के अलावा अलग से कुछ और बेहतर पोषक तत्व देने की जरूरत होती है, जिससे खाना ठीक से पच सके, साथ ही उनका विकास भी जल्दी हो सके। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि दाने में पोषक तत्वों की। तो पोषक तत्वों की मात्रा ब्रायलर मुर्गियों में लेयर मुर्गियों से हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। ऊर्जा की मात्रा करीब 3000 से 3200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाना की मात्रा रखी जाती है। उसके अलावा प्रोटीन की मात्रा करीब 22 से 23% क्रूड प्रोटीन की मात्रा रखी जाती है। इसके अलावा इनमें लाइसिन और मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल अलग से 0.5% और 1% की दर से मिलाए जाते हैं। इसके अलावा इनके दाने में कैल्शियम की 1% मात्रा, फास्फोरस की 0.5% मात्रा और नमक की 1% मात्रा भी हमको मिलानी चाहिए। अब हम बात करें कि किस प्रकार हम ब्रायलर के दाने को तैयार कर सकते हैं। ब्रायलर के दाने को तैयार करने के लिए ऊर्जा के घटक के रूप में पीली मक्का का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी करीब 50 से 60% मात्रा हम ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमें सोयाबीन की खली, सोया DOC का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी करीब 25 से 30% मात्रा हम दाने में मिलाते हैं। इसके अलावा चावल की पॉलिश, राइस पॉलिश का करीब 10 से 15% इस्तेमाल करते हैं। राइस की भूसी, राइस ब्रान का हम करीब 5 से 10% इस्तेमाल करते हैं। मछली की खली को हम 5 से 10% मिलाते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर करीब 2%, नमक 1% और कैल्शियम 1% की दर से हम ब्रायलर के दाने में डालते हैं। और इस प्रकार से अगर किसान भाई अपना दाना स्वयं तैयार करेंगे तो उनको जो बाजार में जो दाना उपलब्ध है उससे करीब 3 से 4 रुपए किलोग्राम प्रति किलोग्राम दाने की उत्पादन में कमी आएगी, जिससे कि उनका लाभ उतनी ही मात्रा में बढ़ जाएगा। अब बात करें कि ब्रायलर को कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है। ब्रायलर मुर्गियों को सामान्यतः भरपूर मात्रा में दाना दिया जाता है
और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार खाने को दिया जाता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गियों को पालने का उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा उनका तापमान, जितना ज़्यादा उनका वजन जितनी जल्दी बढ़ जाएगा उतना ही उनको, किसान भाइयों को अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मुर्गियों को आहार 3 भागों में दिया जाता है, जिसमें प्रथम चूजे की उम्र 0 से 10 दिन पर प्री स्टार्टर के रूप में देते हैं, दूसरा 11 से 21 दिन पर स्टार्टर के रूप में देते हैं तथा तीसरा 22 दिन से ऊपर की मुर्गियों को फिनिशर दाने के रूप में खिलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुर्गियों के, ब्रायलर मुर्गियों के पानी के प्रबंधन के बारे में, क्योंकि जो बीमारियों का मुख्य स्रोत है वो पानी ही है। अगर हम पानी के प्रबंधन को ठीक रखेंगे तो बीमारियों पर बहुत हद तक रोकथाम रहेगी। सर्दियों के समय और सामान्य वातावरण में भी रोज़ हमें नियमित रूप से पानी के बर्तनों को साफ करना चाहिए। उसके अलावा उसमें साफ करने के बाद में उनमें साफ और स्वच्छ ताज़ा पानी अच्छी मात्रा में, सर्दियों में करीब दाने की 2 से 2.5 गुना मात्रा और गर्मियों में 2.5 से 3 गुना मात्रा में हमको पानी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद पानी में कुछ एंटी स्ट्रेसर जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मिलाना चाहिए, जिससे कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है और इन पर स्ट्रेस का भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा दाने में जब कभी ज़रूरत हो तो दवाइयाँ भी मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं और कुछ अन्य दवाइयाँ जैसे कि कॉक्सीडियोस्टेट्स या कॉक्सीडियोसाइडल दवाइयाँ जैसे एम्प्रोलियम, लासोल एसिड, सल्फाडिमिडीन, सल्फागोमिडीन, नाइट्रोफ्यूराजोन, ये दवाइयाँ भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों में कॉक्सीडिया बीमारी काफ़ी आती है। उसकी रोकथाम बहुत आवश्यक है और बेहतर है कि आप बीमारी के आने के पहले ही उसको रोक दें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान दिन और रात के तापमान में कमी होने के साथ साथ कोहरे पड़ने की संभावना है। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। मास्क का उपयोग करें। जिन व्यक्ति को कोल्ड या फ्लू के लक्षण हों, उनसे उचित दूरी बनाए रखें। विटामिन सी के प्रयोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए नियमित सेवन करें। कोरोना वायरस से बच्चे या बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, युवा नहीं। ऐसी अफवाहों से बचें। गेहूं की समय पर बोई गई फसल 25 से 30 दिन की होने पर जड़ जमने की अवस्था पर प्रथम सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई के बाद 17 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से खेत में डालें। गेहूं की फसल में चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D इथाइल ईस्टर 38 EC 163 मिलीलीटर के साथ आइसोप्रोटान 75% 167 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से खेत में छिड़काव करें। चने में प्रथम सिंचाई 50 से 55 दिन की अवस्था पर
साग बनने के समय करें। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद फसल में सिंचाई करें। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई का काम आवश्यक रूप से करें। चने में फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई बुआई के 60 दिन बाद करें। प्रत्येक सिंचाई में पानी की गहराई 60 मिलीमीटर रखें। चने की फसल में कट बम दिखाई देने पर सुबह या शाम के समय फेनवाल रेट 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से भुरकाव करें। सरसों की बुआई के 50 से 60 दिन बाद मेटालाक्सेल 0.2% का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर मेटालाक्सेल 4% के साथ मैनकोजेब 64% का 0.2% की दर से घोल बनाकर फसल पर दूसरा छिड़काव करें। इससे सरसों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम होगी। समय पर बोई गई जई की फसल 60 दिनों बाद कटाई योग्य तैयार हो जाती है। प्रत्येक 20 दिन बाद फसल में सिंचाई करना चाहिए और प्रत्येक कटाई के बाद 12 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से खेत में देना चाहिए। आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें तथा फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। हवा में अधिक नमी होने के कारण आलू तथा टमाटर में झुलसा रोग होने की संभावना है, अतः इसकी निगरानी करें और लक्षण दिखाई देते ही कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवा या डाइटेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीट की निरंतर निगरानी रखें। संख्या अधिक होने पर स्पेनोसेड दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को कीटनाशक, फफूंदनाशक आदि का छिड़काव करते समय आवश्यक उपाय करने चाहिए। सर्दी के मौसम में पशुओं को सूखा चारा रात को मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से पशुओं को ठंड कम लगेगी। सर्दी के दिनों में 2.5 से 3 महीने तक के कट्टे व बछड़ों को 23 से 30 ग्राम नौसादर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से पशुओं में पेशाब के बंधे की समस्या से निजात हो पाता है तथा सर्दी से बचाव भी होता है। सर्दी के मौसम में पशुओं को हल्का गुनगुना पानी पीने को दें। मत्स्य पालकों को सलाह दी जाती है कि तालाब में पानी का लेवल 6 फीट से कम न रखें। सर्दियों में तालाबों में पानी का लेवल कम होने से मछलियां मरने की संभावना बढ़ जाती है। तालाबों में नियमित रूप से पूरक आहार देवें। मुर्गीशाला में उचित तापमान बनाए रखने के लिए भट्टी अथवा बिजली वाली भट्टी का इस्तेमाल करें। इसके लिए मुर्गी फार्म में अमोनिया का स्तर 25 ppm से कम बनाए रखें। साथ ही तापमान को 20 डिग्री से कम न होने दें। मुर्गियों के आवास में उचित बिछावन दिया जाना चाहिए एवं बिछावन की मोटाई आधा इंच बढ़ा देनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगपुरा, जिला झालावाड़ के कृषक सुहेल खान ने। आप आम के बाग में लगने वाले गुच्छा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुहेल खान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आम के पेड़ में देखेंगे कि अब मंजर आने वाली अवस्था आनी शुरू हो रही है। तो इसमें जो पौधे आम के जो पेड़ हैं उसमें 2 तरह की समस्या प्रमुख रूप से आती हैं। एक है कि मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन ये 2 अवस्था में होता है, एक तो वेजिटेटिव अवस्था में, दूसरा फ्लोरल अवस्था में। तो देखिएगा कि जो पुष्प का गुच्छ होता है ना, गुच्छ में बनना शुरू होगा जब पुष्प वाले अवस्था में, और जब कली खिल निकलता है तो एक जगह आपको, एक ही जगह गुच्छे में आपको कली मिलेंगे। इस बीमारी का मुख्य लक्षण ये है कि इसमें पूरा बौर फूलों का एक ठोस गुच्छा बन जाता है। इस रोग में पेड़ों की शाखाओं व फूलों की बनावट खराब हो जाती है। नई शाखाएं व फूल गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं। शाखा गुच्छा रोग अधिकतर नर्सरी के छोटे पौधों में पाया जाता है।
लेकिन बड़े पेड़ों पर भी यह रोग देखा जा सकता है। पुष्प गुच्छा रोग में सारे फूल गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में कभी कभी इन गुच्छों में से छोटी छोटी पत्तियां ठीक तरह से निकल आती हैं। इन गुच्छों में फल नहीं आते। तो कली जो होता है तो ये आपको वेजिटेटिव स्टेज में हो गया है, और पुष्प का जो गुच्छ दिखेगा तो ये मंजर जब आते हैं तब दिखते हैं। और जो इस तरह के संक्रमित जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें आपको देखिएगा कि फल नहीं बनते। तो इसके कारण जो है, समस्या जो है, इसके कारण बहुत सारे गिनाए गए। फाइनली अब ये प्रूव हो गया है कि ये एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सब स्पेसीज सबग्लूटिनेंस, एक फफूंद के कारण ही होता है, और इसके कारण ही इस तरह की समस्या आती है। तो अब इसमें है कि जो आप ऑर्चार्ड है उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको नियमित रूप से जो अपना पेड़ है उसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना पड़ेगा। बीमारी का नियंत्रण प्रभावित बौर और शाखाओं को तोड़कर किया जा सकता है। पौध हमेशा स्वस्थ पौधों से ही तैयार करनी चाहिए। रोग लगे भागों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में 2 ग्राम अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से उपज बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद दूसरा है कि मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, इसका भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और तीसरा है एक्रेसाइड जो है वो 3 बार आपको डालना पड़ेगा। एक तो प्री बड स्टेज है, एक प्री ब्लूजम स्टेज है, इस तरह से 3 अवस्था में आप डालिएगा, और फ्लावरिंग स्टेज है। तो आप इस तरह से अपने जो मालफॉर्मेशन वाली समस्या है इससे अपने पेड़ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041912155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।